प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सत्यवीर वेड़ा। आरपीएससी ने जो अभी फर्स्ट ग्रेड मैथ्स की आंसर की जारी की है उसके बारे में थोड़ी सी अपन चर्चा कर रहे हैं। आरपीएससी ने क्वेश्चन नंबर 31 में ऑप्शन नंबर 2 सही माना है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 सही होना चाहिए। इसका कारण ये है कि क्वेश्चन नंबर 31 में अपने को जी एक ग्रुप दे रखा था, एच और के उसके दो सब ग्रुप दे रखे थे। फिर ये पूछा गया था कि एच और के में से कौन सा जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो ऑर्डर ऑफ जी कितना है 8, ऑर्डर ऑफ एच कितना है 4। तो जी में एच का अगर इंडेक्स निकालें तो वो आएगा कितना 2। जी में एच का इंडेक्स निकालने का सूत्र होता है ऑर्डर ऑफ जी बटा ऑर्डर ऑफ एच, तो वो आएगा 2 आएगा। और अपन ये बात जानते हैं कि यदि जी में एच का सूचकांक अगर 2 होता है तो एच क्या होता है, जी का नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो इस तरीके से अपन ये कह सकते हैं कि एच क्या होगा, जी का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। अब अपन ये देख रहे हैं कि के जी का नॉर्मल सब ग्रुप होगा या नहीं होगा। तो नॉर्मल सब ग्रुप की जो कंडीशन होती है वो अपन चेक कर रहे हैं। उसका फॉर्मूला होता है जी अगर जी का एलिमेंट है, के अगर के का एलिमेंट है, तो जी के जी इनवर्स भी क्या होना चाहिए, के का एलिमेंट होना चाहिए। लेकिन ये कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रही है। जी का एक एलिमेंट ले लिया, जैसे अपन ने परम्यूटेशन ए सी ले लिया, के का एलिमेंट ले लिया अपन ने परम्यूटेशन ए बी सी डी ले लिया। अब अगर अपन जी के जी इनवर्स का मान अगर निकाल रहे हैं, जी अपने को एक साइक्लिक परम्यूटेशन दे रखा था, उसको परम्यूटेशन की फॉर्म में अपन ने लिख लिया। के अपने को साइक्लिक परम्यूटेशन दे रखा था, उसको भी परम्यूटेशन की फॉर्म में लिख लिया। फिर जी के जी इनवर्स का मान निकाल रहे हैं, तो जी के जी इनवर्स का जो मान आएगा उसको जब अपन सोल्व करके देखेंगे, जी का मान रख दिया, के का मान रख दिया, फिर जी का इनवर्स निकाल रहे हैं, जी का इनवर्स यहाँ पे निकालेंगे, फिर इन परम्यूटेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परम्यूटेशन आएगा। जब इसको साइक्लिक परम्यूटेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो आएगा ए डी बी सी। अब ये जो एलिमेंट है वो वापस किससे बिलोंग करना चाहिए, के से, लेकिन यहाँ के से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब के जी का नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है। तो हमारे अकॉर्डिंग एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, लेकिन के जी का नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है। ये ऑप्शन सही होना चाहिए। जबकि आरपीएससी ने सेकंड ऑप्शन यानी ये मान रखा है कि एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, जबकि के जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 35, आरपीएससी ने तीसरा ऑप्शन सही माना है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग इसमें या तो ऑप्शन 4 सही होना चाहिए या ये क्वेश्चन डिलीट ही होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे क्या है, अपने को दो समुच्चय दे रखे हैं, फिर ये पूछा गया है कि इन समुच्चयों से डिफाइन किया हुआ फंक्शन समाकारिता है या नहीं। लेकिन समाकारिता चेक करने के लिए जो समुच्चय दिए हुए होते हैं वो ग्रुप होने चाहिए। और अब यहाँ पे ये नहीं दे रखा है कि किस संक्रिया के लिए ये जो समुच्चय है वो ग्रुप है, संक्रिया नहीं बताई गई है। और अगर संक्रिया नहीं बताई गई है तो समाकारिता चेक करना पॉसिबल नहीं है। तो या तो इसमें ऑप्शन 4 होना चाहिए, अपरिभाषित होना चाहिए। दूसरी बात, अगर यहाँ पे अपन देखें तो ऑप्शन 3 है, उसमें दे रखा है समाकारिता, जबकि इंग्लिश का जो पोर्शन है, इंग्लिश का जो पार्ट है, उसमें ऑप्शन 3 में दे रखा है आइसोमॉर्फिज्म दे रखा है। और आइसोमॉर्फिज्म का मतलब होता है तुल्यकारिता। तो इसका मतलब ये ऑप्शन उसी तरीके से भी हिंदी और अंग्रेजी इनका जो ट्रांसलेशन है वो भी क्या है, डिफरेंट है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन नंबर 35 है वो क्या होना चाहिए, डिलीट होना चाहिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 68 है, उसको आरपीएससी ने डिलीट माना है, जबकि हमारे अकॉर्डिंग उसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होना चाहिए। वहाँ दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। S1 दे रखा है कि स्थिर रेखा की दिक्कोज्या व दिक् अनुपात अद्वितीय होते हैं। S2 स्टेटमेंट दे रखा है कि स्थिर रेखा की दिक्कोज्याओं के वर्गों का योग 0 होता है। लेकिन ये दोनों ही स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत है। क्योंकि स्थिर रेखा की दिक्कोज्या है वो क्या अद्वितीय होती है, लेकिन दिक् अनुपात अनंत हो सकते हैं। ऐसे दिक्कोज्याओं के वर्गों का योग वहाँ पे 0 दे रखा है, लेकिन दिक्कोज्याओं के वर्गों का योग 1 होता है। तो इसके हिसाब से S1 व S2 दोनों ही ऑप्शन क्या है, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। अतः ऑप्शन 4 है वो क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। जबकि आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को डिलीट माना है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 में आरपीएससी ने पहला ऑप्शन सही माना है, जबकि हमारे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्योंकि वहाँ पे एक फंक्शन दे रखा है f(x) = दे रखा है x³ + x + 2। इसका अपने को इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1, 3, 6 और 11 के लिए थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ अगर अपन देखें x के मान हो गए 1, 3, 6, 11 हो गई।
एक्स की इन मानों के लिए अगर अपन एफ एक्स के मान निकालेंगे तो वो आएंगे 4, 32, 224, 1344 आएगा। अब अगर फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकालेंगे तो डिवाइडेड डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है फलन के मान का जो अंतर होता है उसमें चर के मान का अंतर का भाग दे देते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 14 आएगा, यहाँ से 64 आएगा, ये आएगा 224 आएगा। इसी प्रकार अपन द्वितीय विभाजित अंतर निकालेंगे, फिर निकालेंगे तृतीय विभाजित अंतर निकालेंगे। तृतीय विभाजित अंतर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो अतः इसका आंसर है वो 1 होना चाहिए, यानी फोर्थ ऑप्शन सही होना चाहिए। जबकि आरपीएससी ने इसका उत्तर सही माना है 4, यानी पहला ऑप्शन सही माना है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 123, क्वेश्चन नंबर 123 के अंदर आरपीएससी ने फोर्थ ऑप्शन सही माना है, जबकि हमारे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 है वो सही होना चाहिए। वहाँ पे क्या दे रखा है? पी क्यू आर अपने को आर्बिट्रेरी सेट दे रखे हैं, साथ में पी इंटरसेक्शन क्यू बराबर पी इंटरसेक्शन S1 स्टेटमेंट दे रखा है, पी इंटरसेक्शन क्यू बराबर पी इंटरसेक्शन R, तब निश्चय ही क्यू बराबर R होगा। लेकिन ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ अपन देख सकते हैं, मान लो पी बराबर आपने ले लिया 1 2 3 ले लिया, क्यू बराबर ले लिया 2 3 4 ले लिया, R बराबर ले लिया 2 3 5 ले लिया। अब यहाँ अपन पी इंटरसेक्शन क्यू निकालेंगे तो आएगा 2 3, पी इंटरसेक्शन R निकालेंगे तो सेट आएगा 2 3। यहाँ अपन देख रहे हैं पी इंटरसेक्शन और क्यू और पी इंटरसेक्शन R बराबर हैं, लेकिन क्यू और R बराबर नहीं है। तो इसका मतलब S1 है वो क्या है? रॉन्ग है। S2 स्टेटमेंट अगर अपन देखें तो P और Q का जो सिमेट्रिक डिफरेंस है, सम्मित अंतर, वो बराबर है P और R के सम्मित अंतर के, और ये तभी हो सकता है जब Q बराबर R हो। ये स्टेटमेंट सही है। क्यों है सही? एक तो अपन इसको वेन डायग्राम से चेक कर सकते हैं। P और Q का जो सिमेट्रिक डिफरेंस है वो बराबर होता है P यूनियन Q माइनस P इंटरसेक्शन की। इसी प्रकार P और R का जो सिमेट्रिक डिफरेंस है वो बराबर होगा P यूनियन R माइनस P इंटरसेक्शन R। अब इन दोनों का अगर अपन वेन डायग्राम बनाते हैं तो ये वेन डायग्राम बराबर तभी पॉसिबल हो सकते हैं जब Q और R क्या होंगे? बराबर होंगे। या फिर अपन इस तरीके से देख सकते हैं, P और Q का सम्मित अंतर अगर बराबर है P और R के सम्मित अंतर के, तो एक कैंसलेशन लॉ होता है, निरसन नियम होता है, P से P को कैंसिल किया जा सकता है। तो उस तरीके से भी यहाँ पे क्या आएगा? Q बराबर R आएगा। BSc पार्ट फर्स्ट की GPH की बुक में इसका प्रूफ भी दिया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है 143, उसमें आरपीएससी ने ऑप्शन नंबर 3 सही माना है, जबकि हमारे अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन क्या होना चाहिए? डिलीट होना चाहिए। उसका कारण ये है, वहाँ एक इंटीग्रेशन दे रखा है, यदि n बिलोंग्स टू n तब इस इंटीग्रेशन का मान पूछा गया है। तो यहाँ अगर आप n बिलोंग्स टू n का मतलब n बराबर 1 2 3 आप ले सकते हो। तो n बराबर अगर अपन 1 लेते हैं तो n बराबर 1 लेने का मतलब n की जगह 1 करेंगे, इसमें n बराबर 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा 0 से पाई tan x अपॉन tan x dx, tan x से tan x कैंसिल हो जाएगा, 1 1 का इंटीग्रेशन करेंगे ये पाई आएगा। n बराबर अगर अपन 2 लेते हैं तब ये बनेगा 0 से पाई, n की जगह 2 करेंगे तो tan 2x अपॉन tan x dx बनेगा। tan 2x को अपन लिख सकते हैं sin 2x अपॉन cos 2x, tan x को अपन लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x। जब इसको अपन सोल्व करते हैं तो sin x से sin x कैंसिल हो जाएगा, sin 2x को मैंने लिख दिया 2 sin x cos x, sin x से sin x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बनेगा 2 cos स्क्वायर x अपॉन cos 2x। 2 cos स्क्वायर x को अपन cos 2x में चेंज कर लेंगे, फिर इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे तो इसका मान भी कितना आएगा? पाई आएगा। जबकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका मान कितना दे रखा है? 2 पाई दे रखा है। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन भी इसमें गलत है, आरपीएससी ने तीसरा मान रखा है वो भी गलत है, यानी कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो इस तरीके से अपन ये कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो क्या होना चाहिए? डिलीट होना चाहिए। तो हमारे अनुसार कुछ क्वेश्चनों में ये डिफरेंस है, एक बार आप फिर इसको ध्यान से देखें। थैंक यू।